नमस्कार साथियों एंड वेलकम बैक। तो भाई आज की क्लास में हम एस्टेट पीआरटी का जो लास्ट ईयर का पेपर था उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट कर लिया है, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो भाई उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपके एग्जाम की तैयारी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। इसके अलावा आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। मैंने आप सभी के कमेंट देखे, कोई कह रहे हैं कि सर पीजीटी की तैयारी करवाइए, कोई कह रहे हैं कि सर टीजीटी की करवाइए, और पीआरटी तो चल ही रहे। ठीक है, तो भाई पहली बात तो ये टाइटल देख के तैयारी करना छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पीआरटी लिखा है तो ये हमारे टीजीटी और पीजीटी के लिए तो है ही नहीं, तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो मैथ आपका आएगा एग्जाम में वो इसी लेवल का आएगा। आप इन क्लासेस को करने के बाद अपने सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के पेपर्स करके देखें, टीजीटी के या पीजीटी के, तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये वैसे ही क्वेश्चन है या नहीं है। 10 नंबर के कॉमन मैथ के लिए आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो इन्हें आप करें। ये नहीं सोचें कि यार ये पीआरटी का है या इसका है, फलाना है, ढिमकाना, नहीं। ऐसे करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। आपको बोलूं ये एक जर्नल कंपटीशन का मैथ है जो अप टू 10th लेवल का होता है, और इसमें काफी सारी बातें आपको नहीं भी पता लगेंगी। मैं ये नहीं है कि सिर्फ पेपर के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, उसके साथ की जो चीजें हैं उनको भी मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए जरूरी है कि आप इन क्लासेस को भी देखें। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरी इस बात को, दोबारा इस तरह की बातें नहीं करना कि सर टीजीटी पीजीटी। तो भाई अगर ऐसे अलग अलग कराऊंगा तो डियर इतना समय नहीं है। ये टाइम भी आप ये देखो कि जो 1-1.5 घंटे का टाइम मेरे पास बचा होता है उसी को मैं इस चीज में यूटिलाइज करता हूं। ठीक है, तो कोऑपरेट करें थोड़ा सा। इसके अलावा जो बच्चे अब की बार ये कहते हैं कि नहीं हम सीरियस हैं और हमें अब की बार टीजीटी मैथ का जो एग्जाम है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो मेरा ये एक कोर्स है टीजीटी मैथ स्पेशल जो अचीवर्स एकेडमी की ऐप पर अवेलेबल है। वो ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। और इस बैच में क्या कवर होगा मैं ये भी बता दूं, 60 मार्क्स का सब्जेक्ट प्लस 10 मार्क्स कॉमन, यानी कि ये जो बैच है ये आपके 70 मार्क्स को कवर करेगा। कभी आप सोचो कि सर इसमें पेडागोजी भी, हिंदी भी, इंग्लिश, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैथ, क्योंकि ये मैथ स्पेशल कोर्स है आपका। तो ये आप ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें टीजीटी मैथ अब की बार क्वालिफाई करना है, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। ठीक है, ये पेड है, लेकिन मैंने आपको बताया था ये जो क्लासेस हैं ये बिल्कुल फ्री हैं। इसके साथ ही ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। 2018 से लेके 2021 तक के एस्टेट के प्रीवियस पेपर तीनों लेवल्स के मैंने इस पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप उनको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को शुरू करें। बस इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, कुछ और बेहतरीन टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को इंग्लिश में लगा दिया मैंने। क्या है स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़े। हिंदी में भी जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने आ चुकी है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं पॉज कर लिया करो, ठीक है, ताकि स्टेटमेंट अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3 के 3/4 का 1/5 भाग 24 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में जो लिखा है स्टेटमेंट में वो पढ़ के तुम भी लिख दो कि किसी संख्या, तो संख्या तो पता ही नहीं है तो उसको x लिख दो भाई। किसी संख्या के 1/3 कैसे होता है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से। ठीक है, तो ये हो गया इसका 1/3 के 3/4, तो इसका भी क्या करना है 3/4 का 1/5, और इसका भी फर्दर क्या करना है 1/5। ये जो है वो 24 के बराबर है। किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो तुम मुझे बताओ यहां से 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 चौके 20 इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 24 गुना में 5 चौके 20, तो कितना बन गया 480। ठीक है भाई, तो 480 जो बन गया वो क्या बन गया x, यानी कि हमारी संख्या। तो पूछ रहा था उस संख्या का 20% कितना होगा, तो भाई 480 का 20%, परसेंटेज जब भी हटता है तो नीचे 100 लगाया जाता है। तो आप करेंगे इसको सोल्व, तो 48 दूनी 96 आ जाएगा, तो 96 इसका आंसर होगा। और ऐसा लिखा है कहां, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था आज का पहला। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश वाले स्टेटमेंट पढ़ लें भाई।
और अगर किसी की तैयारी है जो कहता है कि नहीं हमारी तो तैयारी है सर जी, ये तो लेवल पीआरटी का है, इसको तो हम कर देंगे फटाफट, तो भाई कॉपी पेन लेके बैठना, क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, सोल्व करके देख लेना, तुम्हें पीआरटी के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। ये मैं बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हम तो पीजीटी लेवल के, पीआरटी क्यों करें। तो भाई इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे, जितनी भी क्लास में बना रहा हूं, ये आपने करनी है, और करोगे तो बेनिफिट होगा, बाकी तुम्हारी इच्छा। ठीक है भाई, क्योंकि आज तक हम बच्चे को यही नहीं समझा पाए। बच्चा देखता है टाइटल, बोला हमारे मतलब का टाइटल है तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। तो इंग्लिश वालों ने पढ़ लिया, हिंदी वाले भी देख लें। यदि एक त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है तथा शेष दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो दोनों में से छोटा कोण क्या होगा। तुम देखो भाई, ट्रायंगल जो होती है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। कह रहा है अगर ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, तो बाकी के जो बच गए, मान लो ये x ले लिया हमने, ये y ले लिया, ठीक है भाई, बाकी के जो दो हैं वो हमें नहीं पता। तो आपको पता है तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो x प्लस वाई मैं कितना कहूंगा कि भाई अगर ये 50 है, ये तीनों का सम 180 है, तो 50 माइनस करके ये कितना बन गया, 130। ठीक है, किसी को फिर भी दिक्कत आ रही है भाई, तो x प्लस वाई प्लस 50 180 के बराबर होता है। ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल मैंने लिखा है। यहां से x प्लस वाई कितना मिलेगा तुम्हें, तो x प्लस वाई क्या मिलेगा, 180 में से ये 50 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 130। इसी बात को मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। फिर उसने कहा कि दोनों जो एंगल्स है इनका डिफरेंस 30 है, यानी कि ये x माइनस वाई जो है ये किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो छोटा कोण पूछ रहा है। तो भाई देखो, ये जो x है ना, ये वाला कौन सा है, हमारा बड़े वाला है, और ये वाला कौन सा है, छोटे वाला। अब तुम कहोगे कि ऐसे कैसे पता लगेगा, ऐसे ऐसे पता लगेगा भाई, बड़े में से ही छोटा माइनस होता है। ठीक है, तो यहां से ये दो इक्वेशन बन रही हैं। हमसे पूछ रहा है छोटे वाला, यानी कि y पूछ रहा है, तो मैं सीधा सीधा तरीका बता देता हूं। जब भी ऐसी दो इक्वेशन मैथ में कहीं भी फेस करो, ठीक है, यानी कि यहां पूरे मैथ में कहीं पर भी ऐसी दो इक्वेशन आ जाए, कैसी, जिसमें एक प्लस की हो एक माइनस की हो, लेकिन ध्यान रखना ये बिना कोफिशिएंट के होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2x जमा 3y, ऐसी नहीं होनी चाहिए, बिना कोफिशिएंट होनी चाहिए, सिंगल x y में होनी चाहिए। एक प्लस की और एक माइनस की आ जाए तो x की वैल्यू हमेशा कैसे निकलेगी भाई, ये जो दोनों वैल्यू राइट साइड में लिखी है इनको प्लस करके 2 से भाग कर देना। तो 130 और 30, 160 को 2 से भाग करूंगा तो 80 ये आएगा बड़ा एंगल, और छोटे एंगल के लिए दोनों को माइनस करके 2 से भाग कर देना। तो भाई 130 में से 30 गए तो कितने बचेंगे, 100, 100 बाई 2 कितने करेंगे, तो 50। तो ये आ गया आपका आंसर, ये वो पूछना चाह रहा था। ठीक है, कोई बच्चा कहे कि भाई ये कैसे हो जाता है, तो इसके लिए डिटेल है। डिटेल क्या है कि दो इक्वेशन को जब आप प्लस करोगे तो ये कट जाएगा, ये बनेगा 2x और ये दोनों ऐड होके बनेगा 160। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 160 बटे में 2। ये वाला स्टेप मैंने आपको समझाया कि ऐसे क्यों लिखा गया। और ये वाले स्टेप के लिए इन दोनों को जब आप माइनस करोगे, जब दोनों को माइनस करोगे, यानी कि x प्लस वाई, इक्वेशन सोल्व करने का तरीका है भाई, ये सिंपल सी बात है। जब इन दोनों को माइनस करते हैं ना तो ये नीचे वाले साइन पलट जाते हैं। तो अब की बार x और माइनस x ये कट जाता है, y और y कितना बन जाता है, 2y, और यहां पे 130 में से 30 गए तो ये बन जाता है 100, तो y आएगा 100/2। तो ये डिटेल कहीं लिख के मत दिखाना, ये बात मेरी याद रखना, आगे भी काम आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर जो था यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर होगा। ठीक है, छोटे वाला पूछा है तो ये वाला बताना है। ठीक, क्लियर है ये बात। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन को लगाया जाए। क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया है, एज का क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में से। और तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं ये मैं दिखाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, सीन बिहाइंड द स्टूडियो, कि यहां पे किस तरह से मैंने अरेंजमेंट कर रखी है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर वो बच्चा जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, जैसे मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता हूं, इसी तरह से वो बच्चा भी मेहनत करे और आगे बढ़े। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष पूर्व रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 5:9 था। 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 3:5 होगा, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान दीजिएगा, एक है रमेश, एक है सुरेश। 3 साल पहले जो इनकी एज का रेशियो था वो 5:9 था। ये कब था, 3 साल पहले।
3 years ago, 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3 साल पहले। और 5 साल बाद, 5 साल बाद यानी कि आफ्टर 5 years, ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3:5 में, ठीक है भाई। तो सुरेश की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, सुरेश की। तो भाई देखो, इसको करने के लिए आपको कोई एक्स वाई कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो आपने ध्यान से सुननी है। और ट्रिक क्या है कि भाई इस ट्रिक को कैसे करने, ध्यान से सुनना, बड़ी काम की चीज बता रहा हूं ये। आप मुझे बताइए 3 साल पहले और 5 साल बाद की अगर बात करेंगे तो इस टाइम पीरियड में कितना गैप है। जैसे इस बात को मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मैं कह दूं कि मैं 3 साल पहले नौकरी पे लगा था और अभी 5 साल तक मेरी नौकरी और बची हुई है, तो मैं कितने साल तक जॉब पर हूं? तो तुम देखो 3 साल पहले लगा था और 5 साल की और बची है, तो इसका मतलब मैं 8 साल तक जॉब पर हूं। तो इसका मतलब 8 साल मेरी नौकरी का टाइम हो गया। तो यहां पे आपने 8 लिखना है। ये 8 कहां से आया मैंने बताया, 3 साल पहले और 5 साल बाद। तो टाइम का जो गैप है वो 8 साल का है, जिसे आपने यहां लिख देना है। अब ट्रिक क्या है भाई, इस 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर देना। 5 5 का कितने बनते हैं? 25। 3 की मल्टीप्लाई 9 से करना, 3 9 का कितने बनते हैं? 27। इसी तरह से 3 8 24 और 8 पंजे 40। ये एरो मैंने लगा दिए हैं ताकि आप बातों को समझें कि कहां पे मैंने क्या किया है, ठीक है। यहां पे एरो इधर जा रहे हैं, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करके यहां लिखनी है। 3 9 27 यहां लिखना है, 3 8 24 यहां और 5 8 40 यहां। अब दोस्तों तुम्हें क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस मतलब इनके बीच में कितना गैप है। तो 25 और 27 में 2 का गैप है और इधर 40 और 24 में 16 का गैप है। ये क्या है? डिफरेंस है। दिस इज डिफरेंस, ठीक है। तो यहां ऊपर है 2 का डिफरेंस, नीचे है 16 का डिफरेंस। तो आपने इस ऊपर के डिफरेंस को नीचे के डिफरेंस के बराबर रखना है, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है? 16। तो 1 किसके बराबर होगा? 16/2 यानी कि 8। मैंने लिख के दिखा दिया, लेकिन आप डायरेक्टली कर लेना, 2 से काट के 8 पे। तो अगर 2 16 के बराबर है तो 1 8 के बराबर होगा ना। तो 1 अगर 8 के बराबर है तो पूछा था सुरेश की वर्तमान आयु, तो सुरेश यहां पर कौन सा है? ये वाला। तो आपने 9 की वैल्यू निकालनी है। तो 9 अगर 1 8 बना रहा है तो 9 कितना बना देंगे? 72। तो ये जो है ये सुरेश की वर्तमान आयु नहीं होगी, ये सुरेश की आयु होगी 3 साल पहले की। ये सुरेश की आयु कब की होगी? 3 साल पहले की। तो तुम दिमाग से सोच के बताओ, अगर 3 साल पहले कोई 72 का था तो प्रेजेंट एज के लिए 3 साल और जोड़ दो और 75 ईयर जो है वो आंसर बता दो। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अब एक खास बात, खास जो आपने याद रखनी है, जोर दे रहा हूं इस बात पे, ऐसा क्यों? अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो इस ट्रिक में जो ये 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, जो ये डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर रख के जो 1 की वैल्यू आएगी, वो हमेशा ही ऊपर वाले रेशियो में रखनी है। ध्यान रखना, वो हमेशा ही ऊपर वाले रेशियो में रखना है। ये बात बिल्कुल ध्यान से करनी है। मैं तुम्हें बता भी देता हूं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा। अगर 1 8 के बराबर है तो 5 40 के बराबर बनेगा। इसका मतलब सुरेश 5 साल बाद 40 का होगा। ये बात यहां गलत साबित हो रही है, क्योंकि आज वो अगर 75 का है तो 5 साल बाद वो 80 का आना चाहिए था। तो यहां से ये ध्यान रखना, अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर वैल्यू हमेशा ऊपर वाले रेशियो में रखना। ये बात मैंने अभी आपको बोल के समझाई है। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं सर जी ये बात याद नहीं रहेगी, तो इसको एक और ट्रिक से भी कर सकते हैं। जो ट्रिक मैं अभी नहीं बता रहा हूं, आगे प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो वहां पे मैं उस ट्रिक को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसे भी याद रखना, बहुत काम की चीज थी ये, ठीक है। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये पहले लगा देना चाहिए था, कोई बात नहीं, पढ़ लें एक बार इंग्लिश वाले। और कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके बताया करो। काफी ज्यादा कमेंट तुम्हारे आ रहे हैं और मैं सभी को पढ़ता हूं टाइम निकाल के, कि किसी को कोई ऐसी दिक्कत आए तो उसको हम सोल्व करें, ठीक है। तो हिंदी में क्या स्टेटमेंट है कि ए एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया और उसके पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष रहे कार्य को बी कितने समय में पूरा करेगा। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो आपने इसको कैसे करना है कि 25 दिन में कौन करता है काम? ए, और 15 दिन में कौन करता है काम? बी, ठीक है। जो काम ये 25 में कर रहे हैं वही काम बी 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर टोटल वर्क आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कुल काम कितना होगा। उसके लिए आप इन दोनों का एलसीएम ले लें। अब एलसीएम कैसे लेना भाई, देखो बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ो,
25 एकम 25, क्या 15 के टेबल में 25 आता है? तो तुम कहोगे नहीं आता। फिर आगे पढ़ो, 25 दूनी 50, इसमें नहीं आता। 25 दिया 75, तो 75 इसके टेबल में भी आ रहा है और इसके टेबल में भी आ रहा है, तो 75 ही आपका एलसीएम बनेगा। इसे मैंने क्या बोला था? दिस इज टोटल वर्क। तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर के अंदर ये टोटल वर्क बना लेना है। उसके बाद इस 75 को 25 से भाग करो तो कितने पे कटेगा? 3 पे। 15 से भाग करो कितने पे कटेगा? 5 पे। तो ये जो आ गया, ये आ गया 1 डे वर्क। 1 डे वर्क यानी कि एक दिन का काम। तो आपको इस चैप्टर के अंदर ये दो चीजें पता करनी है, बस इसके बाद किसी भी क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो। कैसे? अब उसने क्या कहा, ध्यान से सुनना। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो मुझे बताओ अगर 5 दिन दोनों काम कर रहे हैं, ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, यहां लिखा मैंने 1 डे वर्क, ये एक दिन का काम है, तो ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, ये एक दिन में 5 कर रहे हैं, और दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 8 काम हो जाएंगे भाई। अगर ये दोनों मिलके आ गए तो ये 3 करेगा, ये 5 करेगा, टोटल 8 काम एक दिन में हो गए। लेकिन 5 दिन तक ये इकट्ठे आएंगे तो 40 काम कर देंगे कि नहीं कर देंगे? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 5 दिन दोनों काम कर रहे हैं, उसके बाद ए छोड़ गया और जो बाकी बचा काम है वो बी ने पूरा किया, तो बी कितना टाइम लेगा ये पूछ रहा था। तो तुम मुझे बताओ, 40 काम हो गया, करना कितना था? 75। 75 में से 40 हो गया, बचा कितना? 35 बच गया। अब ये जो 35 बच गया, इसको कौन करने वाला है? बी। तो बी से करवाना है, तो जितना करवाना है बटे में जितना वो कर सकता है। वो एक दिन में 5 कर सकता है, तो 35 काम करने में कितने दिन ले लेगा? 7 दिन लेगा, क्योंकि भाई एक दिन में तो 5 ही काम कर पाएगा ना, तो 35 करने में 7 दिन ले लेगा। तो यहीं पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में लिखा होगा। तो बिल्कुल आसान है भाई, डरने की जरूरत नहीं है, ना रटने की जरूरत है। मैथ रटने से आता तो हो जाता। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन लगा दिया है, और कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है दोबारा से देखा करो, मेरे शब्दों को सुना करो। बस सारा निचोड़ है ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं, ये वर्ड्स मेरे मुंह से जो निकल रहे हैं यही है सारा निचोड़। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग 504 है तथा एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 55 गुना है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का एक क्वेश्चन है, जिसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है ये आपने याद रखना है। पहली संख्या इंग्लिश वाले लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर, इनटू में दूसरी संख्या, पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या, यानी कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू में एचसीएफ। ये है भाई फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन को कराएगा। अब कराएगा कैसे? अब देखो, ये पढ़ के लिखना सीख जाओ बस। वो कह रहे हैं कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग 504 है। किसका? एचसीएफ का, और एलसीएम का योग कितना है? 504, ऐसा दिया है इसमें। फिर कह रहे हैं एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 55 गुना है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 55 गुना, यानी कि एचसीएफ को 55 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो भाई, अगर ये एलसीएम की वैल्यू मैं इसमें उठा के रख दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? एचसीएफ प्लस एल की वैल्यू को यहां रख दूंगा, क्या बनेगा? 55H इक्वल टू 504। 55 और 1 56H बन गया। 56H किसके बराबर हो गया? 504 के बराबर। H किसके बराबर हो गया? 504 को 56 से डिवाइड कर दो। और ये बात ध्यान रखना, यहीं से काट देना, बताया था तुम्हें, बराबर इक्वल आ जाए तो काट सकते हो। तो इससे काटूंगा तो ये कितने पे कट रहा है भाई? ये कटेगा 5 6 9 पे काट दें। 9 पे कट रहा है, हाँ 9 पे कट रहा है, ये पूरा 9 पे कट रहा है भाई। मैं छोटा काटने की बजाय सीधा ही काट रहा हूं। 9 6 के 54, 9 5 45 और 5 50। तो एचसीएफ कितना आ गया? 9। 9 पे कट रहा था तो 9 आ गया एचसीएफ। तो मुझे बताओ एचसीएफ की वैल्यू 9 मिल गई तो फिर एलसीएम की कितनी मिलेगी? एलसीएम की क्या मिलेगी? 55 गुणा में 9। क्यों भाई? एच की वैल्यू आ गई मेरे पास, यहां रख दूंगा तो एल की वैल्यू भी मिल गई ना। बस ये वैल्यू मिल गई, तो अब मल्टीप्लाई मत करना। क्यों नहीं करना अभी बता रहा हूं, मल्टीप्लाई करोगे टाइम वेस्ट होगा। अब देखो, उसने कहा यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी क्या होगी। तो अब इन बातों को यहां रख देते हैं। अगर एक संख्या है 99, दूसरी क्या होगी मुझे नहीं पता, ये सेकंड नंबर लिख दिया मैंने, इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम कितना है अभी? 55 इंटू 9 इंटू में एचसीएफ। एचसीएफ कितना था? 9। ठीक है, तो बस अब मल्टीप्लाई ना करो, सीधा उड़ाओ। 9 से कटेगा 11 पे, बताया ना इक्वल आए तो काट सकते हो इधर से उधर।
9 से 11 पे कटा, 11 से 5 पे कटा, और सेकंड नंबर तुम्हें दिख गया साफ साफ 5 में 45। बस यही तो पूछ रहा था वो, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, नीचे की ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन 1 पे टिक लगाया ना, खत्म हो गया काम। इतनी बात समझ में आ गई तो भाई इसके बाद आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। किसका आ गया? प्रॉफिट लॉस का आ गया। क्या क्या बात है, प्रॉफिट एंड लॉस। पूरे मैथ का भ्रमण करवाए जा रहे तुम्हें। हाँ भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? रमेश ने 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 54,500 रुपए में बेचा। ध्यान रखना, 2 मोटरसाइकिल बेची हैं और दोनों का बेचने वाला रेट सेम है, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है। उसे एक पर 8% लाभ और दूसरे पर 8% हानि हुई, तो इस पूरे सौदे में हानि अथवा लाभ क्या होगा? याद रखना इस बात को। क्या? जब 2 वस्तुओं का, ये लिख लेना, विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस समान हो, जब 2 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम हो, विक्रय मूल्य समान हो, और जितने प्रॉफिट पे पहला बेचा उतने ही लॉस पे अगर दूसरा भी बेचा जाए। देखो यहां पे एक को 8% प्रॉफिट पे और दूसरे को 8% लॉस पे, तो अगर ये दोनों भी सेम है तो याद रखना इस सिचुएशन में हमेशा ही लॉस होगा, और लॉस होगा x² बाई 100% के बराबर। हमेशा ही क्या होगी? हानि होगी। किसके बराबर? x² बाई 100% के, जहां पे x क्या लेना है? वो लेना है आपको प्रॉफिट या लॉस, किसी भी एक की वैल्यू, क्योंकि दोनों सेम ही है भाई। ठीक है, तो अब यहां पे इस क्वेश्चन को बिना लिखे आपने करना था। कैसे? कि यहां पर होगी पहली बात तो हानि यानी कि लॉस, और कितनी होगी? x²। अब मैं सीधा वैल्यू रख देता हूं, x इज 8, तो 8 इंटू 8 अपॉन में 100, तो 8 8 64, तो 0.64% ये क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है भाई, तो यहां पे 0.6% लॉस होगा, और ऑप्शन देखो बड़े ध्यान से लगानी है, यहां 6.4% लिखा हुआ है, लेकिन 0.6% ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। अगर गलती से भी ये लगा दिया तो फिर ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, तो यहां पे ये और ये दोनों सेम लिखे, पर यहां लाभ है यहां हानि है, तो मैंने कहा था लॉस होगा, तो यहां ये ध्यान रखना लॉस पे लगाना है, गलती से कुछ और मत लगा देना। ठीक है, तो ये आपने करना, तो इसके लिए लिखने की भी जरूरत नहीं थी भाई। तो 8 इंटू 8 बाई 100 यानी कि 0.64। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये बताना मुझे एक बार, पीजीटी टीजीटी वाले आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ये जब आएगा जिसको फॉर्मूला पता होगा। ये कह रहा है इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 एंड 48 रिस्पेक्टिवली, देन मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। यहां पे हिंदी में क्या बोल रहे हैं, हिंदी में भी देख लो। यदि एक बंटन का माध्य और माध्यिका क्रम से 60 और 48 हैं, तो बंटन का बहुलक क्या होगा? तो भाई ये बहुलक, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड। इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, ये जिसको ये फॉर्मूला आता होगा वो कर पाएगा, नहीं तो ये होगा नहीं। ये फॉर्मूला याद रखना, ये होता है बहुलक, ये होता है माध्यिका, ये आपका माध्य है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से मोड हमसे पूछ रहा था, बहुलक पूछ रहा था, तो ये क्या होगा? 3 टाइम मीडियन का। तो मीडियन क्या है? माध्य और माध्यिका। तो माध्य कितना दे रखा है? पहले नंबर वाला यानी कि 60, ये तो दे रखा है 60, और ये दे रखा है आपको मीडियन यानी कि माध्यिका। तो ध्यान से रखना, जो पहले पे है वो आगे लिखा हुआ है, माध्य यानी कि ये मीन है, 60 यहां रखना है और 48 यहां पे रखना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 से 12 2 14, 144 और 120 सोल्व करके कितना आएगा? 24। तो 24 आंसर आ गया भाई, देख लो कहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है ना आसान। तो चीजों को याद रखो, दिक्कत कहीं नहीं आएगी। इसी के साथ प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन यहां पे आया हुआ था। क्वेश्चन पढ़ लो भाई, इंग्लिश वालों ने पढ़ लिया होगा, हिंदी वालों पढ़ लो।
कह रहा है कि 12 टिकटों को 1 से 12 तक क्रमांकित किया गया है, यानी कि उन पे नंबरिंग की गई है। यदि उनमें से एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए, यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे, रैंडमली अगर हम एक टिकट निकालें 12 में से, तो कह रहा है कि टिकट पर अंकित संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी, कि वो 2 या 3 का मल्टीपल हो, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी, तो भाई प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, इसके लिए आपने क्या लिखना है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, होने की संभावना, ये प्रैक्टिकल सी बात लिख रहा हूं, होने की संभावना बटे में कुल संभावना, ये होती है प्रोबेबिलिटी। होने की संभावना बटे में कुल संभावना। अब ये मैंने क्या लिख दिया, इसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे बताओ, टिकट है 1 से 12 तक हमने नंबरिंग लिख रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि टिकट पे ये सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब मुझे बताइए, हमने एक टिकट निकालना है, अब एक टिकट निकालना है और बिना देखे निकालना है। अब जब आप बिना देखे कोई टिकट निकाल रहे हो, तो भाई वो इनमें से कोई भी एक आ सकता है, तो इनमें से कोई भी एक आ सकता है, तो इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, इन 12 में से कोई भी एक टिकट आएगी। वो 1 नंबर वाली भी आ सकती है, 2 भी, 3 भी, 4, 13 नंबर वाली टिकट तो नहीं आएगी, क्या आ जाएगी, नहीं आएगी। जब है ही नहीं 13 नंबर वाली, तो 13 वाली आएगी कहां से। तो टिकट खींचने पर टोटल पॉसिबिलिटी 12, यानी कि 12 में से कोई एक टिकट आएगा। अब कह रहे हैं कि इसके 2 या 3 के गुणज, गुणज मतलब 2 या 3 का मल्टीपल, ठीक है, यानी कि जो 2 या 3 की गुणा में आए, या 2 या 3 से कटने वाला, ये इतनी सारी बातें इसके बारे में बोली। तो मुझे बताओ, एक तो ना तो 2 से कटता ना 3 से, ये कटता है, ये भी कटता है, ये भी, ये अभी डिटेल लिख रहा हूं मैं पूरी। अच्छा ये भी तो आ रहा है, 9 3 से तो कटता है। तो अगर मैंने कहा कि 2 आ गया, तो इसका मतलब 2 का मल्टीपल है। मैंने कहा 3 आ गया, तो 3 का मल्टीपल है। मैंने कहा 4 आ गया, तो 2 का मल्टीपल, 6 आ गया, तो 3 का भी 2 का भी, है ना, काउंट तो होगा ना। तो यहां पे जिन पे मैंने सर्कल लगाया है, अगर ये आ गए तो हम काउंट करेंगे। तो होने की संभावना में मतलब क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है वो 2 या 3 के मल्टीपल्स हैं, ये होने की संभावना। तो 8 पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ टोटल 12 पॉसिबिलिटी। इसको सोल्व कर देना, 4 दूनी 8 4 3 12, तो ये बन गया आंसर 2/3। और 2/3 कहीं पर लिखा दिख रहा है तुम्हें, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ दिख रहा है। तो आंसर आसान है, मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि कंसेप्ट समझ में आया हो। तो अब यहां पे मैं बता दूं, यहां तो केवल 12 ही कार्ड थे। ये कार्ड अगर 2000 होते तो फिर ऐसे छांटने में तो कई दिन लगते, ऐसे लिख लिख के। पर मैंने ये क्यों समझाया, ताकि जो मैं अब लिख रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग में आ जाए। इसी को करने का दूसरा तरीका क्या, कि अगर 2 के मल्टीपल आ जाए, तो 2 का मल्टीपल 12 तक कौन होगा, 2 4 6 8 10 और 12। अगर 2 का मल्टीपल देखूं तो 1 से 12 तक 1 2 3 4 5 6, केवल 6 ही हैं आउट ऑफ टोटल 12 में से, ठीक है। होने की संभावना, 2 का मल्टीपल होने की कितनी संभावना है, तुम कहोगे टोटल 6, मैं कहूं कितने में से, तुम कहोगे 12 में से, ठीक है। तो ये 2 का मल्टीपल आने की संभावना है। लेकिन अगर कोई कहे 3 का मल्टीपल आ जाए, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो तुम कहोगे 3 6 9 12, उसकी है केवल 4 पॉसिबिलिटी। तो 4 पॉसिबिलिटी आउट ऑफ टोटल 12 में से, तो इन दोनों को तुम प्लस कर दोगे, तुम प्लस कर दोगे। लेकिन प्लस तो कर दिया, एक खास बात यहां पे आ गई, क्या कि भाई तुमने कहा कि 2 का मल्टीपल, यानी कि 2 का मल्टीपल की है 6/12 संभावना, 3 के मल्टीपल की है 4/12 संभावना। तो इसको सोल्व कर दो, आ गया आंसर। लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा भाई 1 मिनट रुक जाओ, तुमने ये 6 जो है ये तो यहां ले रखा है, तो तुमने यहां भी ले लिया, तुमने 2 बार ले लिया, इसमें भी ले लिया, इसमें भी ले लिया, तो बात गलत कर रहे हो तुम। ऐसे ये 12 जो है तुमने ये भी 2 बार ले लिया, इधर भी ले लिया, इधर भी। तो ऐसे 2 नंबर हैं, ऐसे 2 नंबर हैं जो इधर भी काउंट हो गए और इधर भी काउंट हो गए। तो फिर क्या करें, उनको निकाल दो। तो निकलेंगे कैसे, 2/12 करके। तो बस इसको सोल्व कर दो। तो देखो बेस अगर सेम हो तो एलसीएम लेके दिखाने की जरूरत नहीं होती, सीधा आंसर लिखते हैं कैसे, 6 + 4 10, 10 में से 2 गए, 10 में से 2 गए 8, और बटे में पैर जरूर लगा देना, और 4 दूनी 8 4 3 12, फिर से 2/3 बता देना। तो ये है तरीका इसको लिखने का।
ये क्यों समझाया? ताकि भेजे में घुस जाए, अच्छे से दिक्कत ना आए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैंने समझाया, तो ये 2 बार गिने थे इसलिए माइनस किए हैं भाई। ठीक है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि भाई मुझे पूरी प्रोबेबिलिटी पढ़ानी पड़ेगी तभी समझ पाओगे, ऐसा हो तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और लाइव क्लास के लिए मैंने तुमसे पूछा था कि लाइव हो कि ऑफलाइन हो। देखो, मैं थोड़ा सा टेक्निकली काम कर रहा हूं इस चीज के लिए कि मैं लाइव आऊं आप लोगों के साथ, और टाइमिंग जो रखेंगे उसके लिए जहां तक टाइमिंग रखने की सोच रहा हूं मैं, लेट, जैसे कि 9 साढ़े 9 बजे पीएम में, रात्रि में 9 साढ़े 9 बजे का टाइम रखें ताकि 10 साढ़े 10 तक हम खत्म कर लें। वो टाइम मेरे ख्याल से सब खाना पीना खा पी के आराम से फ्री हो जाएंगे, मैं भी फ्री हो जाऊंगा, तो मुझे वही टाइम लग रहा है फ्री। बाकी दिन में तो भाई ये नहीं पता टाइम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बिजी शेड्यूल चलता है इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन को देख लो, जब लाइव आऊंगा 2-4 दिन में तो तब की तब देखेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है। हाँ जी, इंग्लिश वालों ने पढ़ लिया, हिंदी वाले भी पढ़ लो। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, तो छोटी गोलियों की संख्या। ठीक है, तो छोटी गोलियों की जो संख्या होगी वो आप कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान रखना, जो पिघलाया है उसको ऊपर रखना और जो बनाया है उसको नीचे रखना। कैसे? और वो क्या ऊपर रखना? वॉल्यूम रखना, ये ध्यान रखना। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, ठीक है, यानी कि बड़े गोले का वॉल्यूम, बड़े गोले का वॉल्यूम जिसको पिघलाया उसको ऊपर रखना है, और इसको पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी गोलियां बनाई गई है। ठीक है, बटे में एक छोटी गोली का वॉल्यूम, गोली का वॉल्यूम। और गोला क्या होता है? याद करो, पिछली क्लास में बताया था, गोला होता है ये ठोस, ये होता है गोला जिसमें ये होता है आर, ये अंदर से भरा हुआ होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था शॉर्टपुट या मार्बल यानी कि कंचा। तो कल हमने इसके सरफेस एरिया के बारे में बात की थी। सरफेस एरिया ये वाला पोर्शन विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे बताओ बड़े गोले का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई इंटू में आर क्यूब, और छोटे गोले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई इंटू में स्मॉल आर क्यूब। मान लो बड़े वाले गोले का रेडियस है कैपिटल आर, छोटे वाली गोली का, ये छोटी गोली का है, ये रही छोटी गोली, ये है छोटी गोली, इसका रेडियस है आर। इसको पिघला के ऐसी गोलियां बनानी है। तो ध्यान रखना ये बात मेरी कि कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कटती है, 4/3 पाई 4/3 पाई से कट जाता है, बचता है सिर्फ ये रेडियस, और इसी को सोल्व करना था। ऊपर का था 9 सेंटीमीटर, तो क्यूब करेंगे 9 9 9, बटे में नीचे था 0.6 सेंटीमीटर, तो इसको भी सोल्व करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। पॉइंट हटा देंगे तो 10 इसके नाम का 10 इसके नाम का, तो 1000 में इकट्ठा ही चिपका रहा हूं। ठीक है, 1000 मैंने इकट्ठा ही चिपका दिया, किसी को दिक्कत तो नहीं ना भाई? ठीक है, अब 3 तिया 9 3 दूनी 6, 3 तिया 9 3 दूनी 6, 3 तिया 9 3 दूनी 6। ठीक है, 2 से काट दो, कितने पे कटेगा? 500 पे। 2 से काट दो, कितने पे कटेगा? 250 पे। और 2 से काट दो, कितने पे कटेगा? 125 पे। तो 125 गुणा में 27, ऑप्शन देख लें एक बार क्या है, सबके लास्ट में कमबख्त ने 5 लगा रखा है। 125 गुणा में 27, ठीक है भाई, 125 और 27, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, 125 दूनी 250। और ध्यान रखना कोई भी कलाकार कैलकुलेटर से कैलकुलेशन ना करे, आज कैलकुलेटर से कर लोगे पेपर में फिर कहां से लाओगे कैलकुलेटर? ठीक है, तो 3375 ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, 3375। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो जाए तो भाई थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें, एक शब्द मेरा आपके लिए कि कोऑपरेट कर लें। ठीक है, कहीं गलती हो जाए तो कर लेना भाई, कैलकुलेशन बस बता दिया तुम्हें तरीका क्या है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी से देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या ये के रूप में हो तो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि प्राइम फैक्टर्स आपने बताने कि कितने बनेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसको डिवाइड करने वाले दो ही नंबर,
प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जिसको डिवाइड करने वाले नंबर सिर्फ दो हों। जैसे कि 2 को डिवाइड करने वाला 1 भी है और 2 भी है, 3 को डिवाइड करने वाला 1 भी और 3 भी है, तो ये क्या है? प्राइम है। 4 प्राइम है, तुम कहोगे 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी। तो अगर किसी नंबर को डिवाइड करने वाले नंबर सिर्फ 2 हैं, यानी कि उसके फैक्टर सिर्फ 2 हैं, तो वो प्राइम है। अगर 2 से ज्यादा है तो वो प्राइम नहीं है। एक भी जो है वो प्राइम नहीं होता, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही नंबर है, यानी कि एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नहीं होता। इतनी बात भेजे में घुसी। तो मुझे बताओ 8 की पावर 10 इंटू 9 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8 के प्राइम फैक्टर देखने हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इसको प्राइम बनाना है। तो 8 तो प्राइम नहीं होता, तो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो वो ऐसे तोड़ के देख लेना। कितनी बार आया? 2, 3 बार। ठीक है, 10 पहले से ही रखा हुआ था। 9 भी प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन 9 प्राइम कैसे बनेगा? अगर मैं इसको 3 की पावर 2 लिख दूं। ठीक है, इसको एज इट इज लिखना, क्योंकि ये पहले से ही प्राइम है, अभाज्य संख्या है। तो अगर किसी क्वेश्चन के यहां के नंबर प्राइम नहीं है तो उनको पहले प्राइम बना लो और फिर अब इसको सोल्व करना है। तो 10 गुना 3 बनेगा 30, मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में। 7 दूनी कितना बनेगा? 14, और ये तो रहेगा एज इट इज, इसको नहीं छेड़ना। तो अब यहां से मैंने इसको प्राइम में कन्वर्ट कर लिया। पहले ये क्वेश्चन था जो प्राइम नहीं था, अब ये प्राइम में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसका मतलब मुझे बताओ, इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 30 का मतलब 2 कितनी बार है? 30 टाइम। 2 की पावर 30 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 30 टाइम। तो इसका मतलब यहां से 2 30 बार मिलेगा। 3 की पावर 14 का मतलब 3 कितनी बार है? 14 बार, 14 टाइम्स। और 7 की पावर 8 का मतलब 7 है कितनी बार? 8 बार। तो भाई ये सारे ही प्राइम तो हैं, तो इनको ऐड करके बताना है। गलती नहीं करें कभी मल्टीप्लाई करके बता दो ना, ऐड करके बताना है। तो 14 और 8 22 और 30 52, तो 52 इसका आंसर बनेगा भाई। कहीं लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब समझ में आई बात? बस मल्टीप्लाई मत कर देना। कभी फिर कहो कि सर जी ये क्या हुआ, सर क्या बताएंगे फिर क्या हुआ। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो गिनना होता है भाई इनको, इसलिए यहां पे प्लस किया। तो क्वेश्चन 1 बातें अनेक। क्वेश्चन अगला आ चुका है भाई। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई क्या होगी? ये होती है समबाहु त्रिभुज। और ये क्यों होती है? क्योंकि इसकी सारी साइड कैसी होती है? बराबर होती है। ये होती है इसकी हाइट, इसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, तो आपको बता दूं, इसकी कोई हाइट तुमसे पूछ ले तो तुम बताओगे √3/2 ए क्या है? इसकी साइड। और तुमसे कोई इसका एरिया पूछ लेना तो क्या बताओगे? √3/4 A²। ये फार्मूले भेजे में बिठा लेना, एज इट इज सीधे सीधे पूछता है, जैसे देखो इसमें पूछा है ना, आसान ही तो था। तो हाइट कोई पूछे, यानी कि इसको कोई पूछे तो √3/2 A, इसका एरिया कोई पूछे तो √3/4 A², और इसका पेरीमीटर, अब बोला ये क्या होता है जी? पेरीमीटर होता है परिमाप। ठीक है, तो परिमाप कोई पूछे तो वो कितना होता है? 3A। A प्लस A प्लस A कितना होता है? वो 3A होता है। तो पेरीमीटर सभी साइड्स का टोटल, तो वो किसके बराबर आ गया? 3A के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी साइड 6 है उसकी हाइट क्या होगी, यानी कि ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो यहां पे आपने जस्ट इस A की जगह 6 पुट कर देना। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? दिस इज 3√3। तो 3√3 सेंटीमीटर ये आ गया आपका आंसर, और ऐसा कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इजी। ठीक, क्लियर। तो ये फॉर्मूले याद रख लेना, ये जो फॉर्मूला आया ना इनको याद रख लेना। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 1 2 और ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए ये क्लासेस बोलता हूं कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो जितनी जल्दी बात समझ में आ जाए अच्छा है। ये दे रखा है इसके बराबर x की वैल्यू पूछ रहा है, हिंदी में भी यही लिखा है। क्या लिखा है उसमें? कह रहा है कि अगर ये इसके बराबर है, किसका? √5x - 3, अगर हमारा 3√5 और +2 के बराबर है तो x की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए क्या करना है, जो एक जैसे दिख रहे हैं ना उनको एक साइड कर लो। अब एक जैसे कौन कौन दिख रहे हैं भाई? जैसा ये है वैसा ये दिख रहा है, और ये नंबर है तो इनको एक साइड कर लेंगे। तो मैं करता हूं इसको इधर ले आता हूं,
तो ये क्या है √5x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 3√5, ये है 2, और ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का 3। बात आ रही है समझ में? अब देखो ये दोनों रूट वाले हैं, इन दोनों में क्या तुम्हें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? तो तुम कहोगे √5 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, √5 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया √5 दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया माइनस का 3, और इधर का इतना बच गया 3 और 2 5, ऐड करेंगे तो 5 बन गया। अब यहां से x माइनस 3 किसके बराबर होगा? तो ये मल्टीप्लाई वाली चीज इधर आके किस में चली जाएगी? डिवाइड में। किस में चली गई? डिवाइड में। अब एक बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखना, पैर में ना रूट अच्छा नहीं लगता, तो इस अच्छे को, इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, इस पैर के रूट को हटाना है। कैसे हटेगा? इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से डिवाइड कर दो, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऊपर में बन गया 5√5 और नीचे में √5 कितना बनेगा 5। ध्यान रखना दो रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर जो इनमें लिखा है वही आंसर होता है, नहीं तो 5 पंजे 25, 25 का रूट 5 बनेगा, तो इससे घटाइए। तो यहां से x माइनस 3 हमारा बन गया √5 के बराबर, और हमें पूछ रहा था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू तुम्हें दिखी गई होगी, इसको उधर भेज दो तो ये बन गया 3 प्लस √5। कोई बच्चा क्या बोला जी √5 इधर आएगा तो ये +3 होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इसको आगे लिख दो इसको पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो आंसर से मतलब था, और आंसर ऐसा लिखा हुआ था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। तो पढ़ के लिखना सीख जाओ, जैसे ही आप पढ़ के लिखोगे तो आंसर आपके आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है भाई, क्या कह रहे हैं, हिंदी भाषा वाले पढ़ लो। एक थैली में 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के क्रम से 6:7:15 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन 1590 रुपए है तो थैली में 1 रुपए की संख्या कितनी है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, इसका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले देखो थैले में है क्या, तुमने कहा 2 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के हैं और 50 पैसे के। ठीक है, 6, 7, 15, 6, 7, 15 के रेशियो में ये है, और ये क्या है? इनकी संख्या है, इनकी क्वांटिटी है। ठीक है, 6, 7, 15 के अनुपात में, यानी कि ये वाले 6 सिक्के हैं, ये वाले 7 हैं, ये 15 हैं। ठीक है, ये 60 भी हो सकते थे, ये 70 भी हो सकते थे, ये 150 भी हो सकते थे, मैंने सबको 10 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो यहां पे अब इस क्वेश्चन का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि ये जो थैले में रखा हुआ है ना, इस थैले में जो रखा हुआ है इसको इसके बराबर बना दो। यदि थैले में कुल धन 1590 रुपए है, यानी कि आप इसको इसके बराबर बना दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब कैसे करेंगे? अब जो बात मैं बोलूंगा ना वो बड़े ध्यान से सुननी है, बिल्कुल आसान सी बात है जो मैं बोल रहा हूं। तुम मुझे बताओ, अगर 2 रुपए का सिक्का इस बैग में है, ठीक है भाई, और ऐसे ऐसे 6 सिक्के हैं, देखो संख्या कितनी है 6, अगर 2 रुपए के 6 सिक्के तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे? तुम कहोगे हमारे पास 12 रुपए होंगे। इसमें कोई रट्टे वाली बात है क्या? 2 रुपए के तुम्हारे पास 6 क्वाइन है तो कितने रुपए हो गए? 12 रुपए। मैंने कहा तुम्हारे पास 1 रुपए के 7 क्वाइन है तो कितने रुपए हो गए? 7 रुपए। ठीक है, और मैंने कहा तुम्हारे पास 50 पैसे के 15 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? तो तुम कहोगे 7.5 रुपए हो गए। ये बात समझ में आई? अरे भाई, 2 50 पैसे के सिक्के से 1 रुपया बनता है, तो इसका मतलब 15 सिक्कों से 7.5 रुपए बनेंगे, आधे बनेंगे ना। ठीक है, तो x की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा हो गया। तो ये सारा मिलके इसके बराबर है, तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना बनेगा? 12, 7, 19, 19 और 7.5 यानी कि 26.5, 26.5 की वैल्यू ही 1590 है। तो 1 की वैल्यू तुमने निकालनी है भाई। किसकी निकालनी है? 1। तो कैसे निकलेगी? 1590 बटे में 26.5। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब पॉइंट हटा के सोल्व कर दो, यहां पे आएगा 10, काट दो, 5 पंजे 25, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 53 से काटूंगा तो 30 पे कट रहा है, और 30 दूनी 60, तो 1 की वैल्यू आ गई 7। तो 1 आ गया 60 के बराबर। तो पूछ रहा था 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो 7 रेशो के बराबर थी, तो 7 रेशो की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे 1 रुपए के क्वाइन कितने बनेंगे? अगर 1 60 के बराबर है तो 7 किसके बराबर होगा? 7 गुना 60 यानी कि 420 के बराबर। तो 420 सिक्के होंगे भाई, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से करना है, इस
से ये कैसे बनेगा, बस जिसको ये आता है उसको क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। को प्राइम का जिक्र हो रहा है, क्या होते हैं बात करते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स, इनमें से कौन सा पेयर को प्राइम है, सह अभाज्य है। अब इसका मतलब समझो भाई, को प्राइम नंबर वो होंगे जो आपस में किसी से ना कटे, आपस में किसी से ना कटे, एक्सेप्ट वन। देखो मैथमेटिकली बोलते हैं जिनका HCF एक हो, लेकिन मैं समझाने के लिए बोलता हूं कि अगर दोनों नंबर किसी एक नंबर से कट गए तो को प्राइम नहीं है, और अगर ना कटे तो को प्राइम है। देखो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, ये दोनों नंबर 7 से कट रहे हैं ना, तो ये को प्राइम नहीं है। अगर बात करूं 8 और 52 की, 8 और 52 4 से दोनों नंबर कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं तो ये भी को प्राइम नहीं है। 13 सत्ते 91, ये दोनों भी 13 से कट रहे हैं, ये भी को प्राइम नहीं है। ये वाला जो पेयर है 17 और 25, अब बोला जी 25 तो 5 से कटता है, अरे 5 से 25 कटता है लेकिन 5 से 17 तो नहीं कटता। तो मैंने जो बात बोली वो क्या थी कि एक नंबर से ये दोनों नहीं कटने चाहिए, किसी एक नंबर से। तो यहां पे ये दोनों नहीं कट रहे, तो ऑप्शन 2 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी था। तो को प्राइम नंबर के बारे में आपको बताया मैंने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि यहां पे हमें सम करना है। ठीक है, तो ये सम करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है भाई, वो फॉर्मूला देख लो क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ये होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, जहां पे n क्या लेना है आपने, लास्ट नंबर, n लेना आपने लास्ट नंबर। तो ये फार्मूला होता है भाई, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। क्लियर है। और ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का टोटल करके देता है। ठीक है, बात समझ में आई। फर्स्ट n यानी कि जब क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होगा अप टू लास्ट नंबर, तब ये हमें उसका सम करके दे देगा। क्लियर। लेकिन ये क्वेश्चन तो बीच में से स्टार्ट हो गया, तो भाई इस फॉर्मूले में क्या कमी है, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होगा तो सम करके दे देगा, लेकिन अगर क्वेश्चन बीच में से स्टार्ट हुआ तो फिर ये फॉर्मूला 2 बार लगता है। कैसे, हमारा क्वेश्चन क्या है, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर अप टू लास्ट में लिखा है 20 स्क्वायर। तो अगर मैं n को 20 ले लेता हूं, अगर मैं n को 20, n क्या है, लास्ट नंबर है, तो मैंने इसको देख के यहां पे n को 20 ले लिया, तो 20 ले लिया, तो अब मैं इस फॉर्मूले में n को 20 अगर रखता हूं, ये मैंने रख दिया, तो अब ये जो सम आएगा ये 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक का आ गया। ये बात ध्यान रखना, कहां से, 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक का आ गया। तो फिर ये तो गड़बड़ होगी भाई, क्वेश्चन तो 11 से स्टार्ट है, तो इसमें 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर वाला पार्ट तो था ही नहीं, तो ये 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर का पार्ट नहीं था, तो इसको माइनस कर देते हैं। तो कैसे माइनस होगा, n को फिर से 10 लेना है, तो यहां पे n को 10 रख दें इस फॉर्मूले के अंदर, तो 10 इंटू 11 इंटू में 21 बाई में 6। किसी को लगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं, n को 20 रखूंगा तो 20 प्लस 1 21, 2 इंटू 20 40 और 1 41। तो इसी तरह से मैंने ये दोनों रखे हैं। तो ध्यान रखना, ये 20 नंबर्स के स्क्वायर के सम में से हमने 10 नंबर्स के स्क्वायर का सम माइनस कर दिया, तो अब जो सम आएगा वो यहां से यहां तक का आएगा। तो काटना है भाई, अब सोल्व कर दो। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 से कटेगा 10 पे 2870, ये कैलकुलेट करके आएगा। इसको भी काट दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 35 गुणा 11 करेंगे तो 5 8 385। तो 2870 में से गए तो 2485 आएंगे। कैलकुलेशन देख लेना, 5 और 5 10, 8 और 8 16, 3 और 4 7, ठीक है 2485 आएगा। दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 2485। तो ये करना था इस क्वेश्चन में, तो आसान है ना, कोई मुश्किल तो नहीं। तो फिर इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं आपके लिए। ये लो, पढ़ लो भाई, तब तक करके देखना, जिसको आता है वो कर सकता है तो वो करे। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं, हिंदी में दिखा दो तुम्हें क्या बोल रहे हैं।
कह रहे 12, 15, 18 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब ये क्या बीमारी होती है भाई? पूर्ण वर्ग संख्या। इसको आप बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये कैसा होता है? देखो 2 इंटू 2 कितना होगा? 4, 3 इंटू 3 कितना होगा? 9, 4 इंटू 4, ये जितने भी नंबर हैं ये कैसे हैं? परफेक्ट स्क्वायर हैं। कौन से वाले? ये वाले। जिसमें एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो कह रहा था इनसे डिवाइड होने वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो भाई अगर ऑप्शन की बात करूं तो सारी ही ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर लिखी है। देखो सारी ऑप्शन देखो कैसी हैं? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो सारी ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर लिखे, लेकिन वो डिवाइड किससे होनी चाहिए? 15 से, 12 से, 15 से और 18 से। ठीक है, अब देखो कितनी देर लगनी थी। अब इसको बजाय डिटेल के करने से आप क्या करो, इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। अगर इन्हीं में से आंसर है तो वो नंबर इनसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपको अब इनको डिवाइड करना है। अब ये नहीं कि बोला कि 12 का तो टेबल आता ही नहीं, हालांकि कुछ को आता भी होगा, लेकिन किसी को नहीं आता तो भाई 12 का टेबल की जरूरत नहीं है, 3 और 4 का टेबल आना चाहिए। 3 और 4 का टेबल जिसको आता है वो आंसर कर सकता है। कैसे? तुम मुझे बताओ 3 से कोई नंबर कब कटेगा? याद रखना 3 से वही नंबर कटेगा जिस नंबर के डिजिट्स का टोटल 3 से कटेगा। तो इसका टोटल तो 4 है तो ये नहीं कटेगा, इसका टोटल 9 है, कटेगा। 5 और 2 7 नहीं कटेगा, 6 और 1 7 नहीं कटेगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। खत्म हो गया, बस इतनी सी देर लगनी थी, ये नहीं कि पूरा डिटेल बनाने लग जाए। ठीक है, 4 से कोई नंबर कब कटेगा यही बता देता हूं, जिस नंबर के लास्ट में 2 जीरो लगी हुई हो या लास्ट के दोनों डिजिट आपके 4 से कटते हो। जैसे मैंने लिख दिया 252, तो ये नंबर 4 से कटेगा या नहीं, इसके लिए लास्ट के 2 को डिवाइड करके देखो। अगर ये 4 से कट गए तो नंबर 4 से कटेगा, या ये दोनों 0 0 हो तो भी नंबर 4 से कटेगा। क्लियर है? तो ये है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 15 से कोई नंबर कब कटेगा? जब वो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। 3 से कब कटता है बता दिया, 5 से तुम्हें आता ही है। 18 से कब कटेगा? जब वो 2 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 2 से सबको पता है कब कटता है, और 9 से जब कटता है जब नंबर्स के डिजिट्स का टोटल 9 से कटे। संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो नंबर भी 9 से कटेगा। ठीक है, तो फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर 2 था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखो अगला जो क्वेश्चन है ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्रमचय संचय का। कह रहा है कि शब्द इंजीनियर के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इसको मैं समझा देता हूं। अगर मैंने कहा एक वर्ड है पेन, इस पेन से मैं कितने वर्ड बना सकता हूं, वो मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो वो मैटर नहीं करता। तो आप इससे क्या क्या बना सकते हैं? PEN बना सकते हैं, PNE बना सकते हैं, फिर EPN बना सकते हैं, ENP बना सकते हैं, या NPE बना सकते हैं, और NEP। मैंने क्या किया, इनको ना आगे पीछे चेंज कर करके देखा और मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 वर्ड बने इन 3 अल्फाबेट से। ठीक है, तो इसको करने के लिए फॉर्मूला नहीं लगा रहा, सिंपल सी बात बता रहा हूं, फॉर्मूला नहीं बता रहा, बिना फॉर्मूले के कैसे होगा। आपने इससे वर्ड बनाना है कितने का? 3 डिजिट का, यानी कि 3 अक्षरों का वर्ड बनाना है। तो 3 अक्षरों का वर्ड बनाना है तो तुम मुझे बताओ, इस पहली पोजीशन पे मैं P भी लिख सकता हूं, मैं E भी लिख सकता हूं और मैं N भी लिख सकता हूं, यानी कि इसको मैं 3 तरीके से भर सकता हूं। बेसिकली यहाँ पे 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और आपने वो फिल करने हैं और देखना कितने तरीके से फिल कर सकते हो बस। तो इस पहली पोजीशन पे P भी आ सकता था, E भी और N भी, यानी कि 3 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड पोजीशन है, अब मान लो मैंने यहाँ P लिख दिया तो सेकंड पोजीशन पे E भी लिख सकता हूँ और N भी लिख सकता हूँ, तो 2 तरीके से ये, और लास्ट बचा 1 तरीके से ये। तो 3 दूनी 6, ये देखो 6 आंसर यहां से बन गया। तो आपने करना क्या है, करना सिर्फ इतना है, जितने भी यहाँ पे अल्फाबेट दिए हों उसका फैक्टोरियल लिख दो। यहाँ पे 3 अल्फाबेट है ना, तो 3 का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है उल्टी गिनती, जिसका फैक्टोरियल वहां से उल्टी गिनती 1 तक लिखनी शुरू कर दो। तो ये बनता है इसका आंसर। इतनी बात समझ में आई? इतनी समझ में आई तो अब आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? ENGINEER, इंजीनियर।
तो इंजीनियर से कितने वर्ड बना सकते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल इसका आंसर बनेगा। इसके बेस पे इसका आंसर बनेगा 8 फैक्टोरियल। लेकिन क्या यहां पे खास बात याद रखना भाई, अगर यहां पे कुछ रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, देखो ये ई और ये ई कितनी बार आया, 3 बार, तो जो भी रिपीट हो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना, ये बात मेरी याद रखना। अगर कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। क्या इसके अलावा और भी कुछ रिपीट हो रहा है, तो तुमने कहा कि यहां पे एन भी 2 बार आ रहा है, एन भी 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इसके नाम का लगा दो, ठीक है, 2 फैक्टोरियल इसके नाम का लगा दो, ठीक है। तो अब बाकी सब सिंगल है, रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं 8 फैक्टोरियल होता है 40,320। कोई बच्चा कहे कि ये कैसे लिख दिया, तो 8 फैक्टोरियल के लिए भाई आप ये कर लेना, मैंने अभी बताया था, जिस नंबर का फैक्टोरियल है वहां से उल्टी गिनती शुरू कर दो। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2, और 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, तो 3 से काट दो, 3 एकम 3 बचा 10, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 0, फिर 2 से काट दो, 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छिके 12 0, तो 3360 बन रहे, ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा हुआ है, आंसर आ गया। ये करना है भाई, कैलकुलेशन थी बता दी, कंसेप्ट समझा दिया, अब कर लेना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहे हैं ध्यान से देख लो एक बार क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन था कितनी देर का ये समझा देता हूं। कह रहा है कि इफ x प्लस 1/x 4 के बराबर है तो x4 प्लस 1/x4 किसके बराबर होगा। ये अगर 4 के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा। तो भाई तुम्हें ट्रिक समझा देता हूं, यहां से क्या करना है, 4 का स्क्वायर माइनस के 2, 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गए 14, और फिर से 14 का स्क्वायर माइनस का 2, 196 में से 2 गए 194, ये आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन तो मात्र इतनी सी देर का ही है, दिख रहा है कहीं 194, ये दिख रहा है, क्वेश्चन तो बस इतनी सी देर का ही था, पर ये हुआ क्यों ऐसा, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू में बी, ये आपस में कट जाते हैं। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 4 दे रखी है, तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी और ये बचा 2, ये 2 इधर आएगा तो क्या बनेगा 4 स्क्वायर माइनस का 2, और ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी आ गई। तो देखो मैंने पहले स्टेप में यही लिखा था, ठीक है, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आने पे फर्दर इसका स्क्वायर करेंगे तब आएगा x4 प्लस 1/x4। तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि इससे हमें निकालना होता है ये, और इससे निकालेंगे हम क्या, ये कैसे निकालेंगे, जब इसकी वैल्यू आ जाएगी ना फर्दर इसका स्क्वायर कर देना, तो स्क्वायर करोगे तो यहां x4 प्लस 1/x4 आ जाएगा। तो इसलिए स्क्वायर करके 2 माइनस करना है पहली बार, फिर से स्क्वायर करके 2 माइनस करना है दूसरी बार। तो ये जो पहले वाली वैल्यू आएगी ये किसकी आएगी, ये आएगी x स्क्वायर प्लस 1/x2 की, और फर्दर स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो ये आएगी इसकी। तो ये कंसेप्ट था, आपको बताया मैंने, क्वेश्चन आसान ही था, ठीक है, फिर भी किसी को दिक्कत ना आए इसके लिए मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। कह रहा है ए क्रॉस बी, ये स्टार दे रखा है, क्रॉस तो नहीं है स्टार है, इफ ए स्टार बी किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस ए बी के बराबर है ये। तो ये अगर दे रखा है तो 8 क्रॉस 7, 8 स्टार 7 माइनस 5 स्टार 6 किसके बराबर होगा। तो भाई कुछ नहीं करना, इसको है ना ऐसे सोल्व करना है, ये तो आपका ए लिखा हुआ है, ये आपका बी लिखा हुआ है, सिमिलरली ये ए है ये बी है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, a प्लस बी यानी कि 8 प्लस 7 और प्लस में 8 गुणा 7, इसको मैंने इसके बेस पे सोल्व कर दिया। तो 8 7 15, ये बनेगा 15 प्लस 56, तो कितना बन गया 71, ठीक है 71 बन गया। इसी तरह से इसको अलग सोल्व कर दो, इसको अलग सोल्व कर दो,
इसको सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा 5 + 6 प्लस में 5 इंटू में 6, तो ये बनेगा 5 और 6 11 प्लस में 30, ठीक है 30 और 11 कितने बनते हैं 41, तो ये माइनस कर दो भाई 70 71 में से 41 माइनस होगा तो 30 बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है 4 में लिखा हुआ तो हो गया आंसर, ये भी आसान था भाई ये भी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एडिसिस एंड सर्ड्स, घातांक एवं करनी। अब देखो कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं, बोले जी इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, सारा ही तो मैथ पूछ लिया, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं, है सारे पूछ लिए। यहां पे दे रखा है 2 की पावर 2x - 3 इक्वल्स टू 1/8 की पावर x - 4, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई जब ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा ना, तो तुमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को छोटे बेस में लाना है। छोटे बेस का मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 में लेके आओ इसको, तो इसको तो छेड़ो मत, इसको छेड़ दो, इसको लिखोगे 2 की पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है, लेकिन ये तो पहले से ही है, ये तो पहले से ही है x - 4, तो इसको लिखा मैंने यूं का यूं, और इसको लिख दिया मैंने 1/2 की पावर 3 × x 3x, 3 × -4 -12, ठीक है क्लियर। अब इनको सोल्व करने के लिए लेवल पे लाना पड़ेगा, ठीक है। लेवल पे कैसे आएगा, लेवल पे लाने के लिए एक बात ध्यान रखना, जब भी लेवल पे आएगा यानी कि इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर के साइन पलट जाएंगे। आप ध्यान दें, ये तो एज इट इज था, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर ये प्लस थी माइनस हो गई, ये माइनस थी ये प्लस हो गई, पावर के साइन चेंज हो गए। अब दोनों साइड बेस सेम हो गया, तो ये रूल है याद रखना, अगर बेस सेम हो जाए तो तुम पावर को इक्वल रख सकते हो। Therefore 2x - 3 = -3x + 12, ये -3x इधर आएगा तो बनेगा 5x, ये 3 उधर जाएगा तो बनेगा प्लस, ये इधर आया तो प्लस बन गया, तो 3x और 2x 5x, ये उधर गया तो प्लस हो गया। तो यहां से 5x अगर 15 है तो x कितना बनेगा 15/5 यानी कि 3, तो 3 आंसर आ गया, यही पूछ रहा था ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है आसान था ना, कोई दिक्कत। इसी के साथ इस पूरे पीआरटी के एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से। कह रहे हैं कि हिंदी में, इंग्लिश वालों ने पढ़ लिया, 13 परिणामों का औसत 65 है, यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत 62 तथा अंतिम 7 परिणामों का औसत 67 हो तो 7वां परिणाम क्या होगा। तो देखो भाई 13 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 परिणाम है और इनका एवरेज 65 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं एवरेज, तो एवरेज मतलब होता है इक्वल, यानी कि 13 का एवरेज अगर 65 है तो सारे ही 65 65 65 है, यानी कि ये पहला भी 65, दूसरा भी 65, तीसरा भी, तो फिर इनका टोटल कितना बनेगा 13 × 65 कर दो, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 और 6 = 84, ठीक है इनका टोटल बन गया ये। फिर कह रहा है कि प्रथम 7 परिणामों का औसत 62 है, पहले 7 का औसत कितना है 62, यानी कि पहले 7 का टोटल 62 के हिसाब से कितना बनेगा 7 दूनी 14, 7 6 42 और 1 43, 434 बन गया। फिर कह रहा है अंतिम 7 का, तो अंतिम 7 का मतलब अंतिम 7 का औसत कितना है 67, तो 7 7 49, 7 6 42 और 4 46। तो तुम देखो यहां पे तुम्हें इस डायग्राम से समझ में आ रहा है कि एक नंबर इधर से भी आ गया इधर से भी आ गया, यानी कि ये जो टोटल आया बाद वाला ये 14 नंबर्स का टोटल आ गया, ये 14 नंबर का टोटल आ गया, लेकिन नंबर तो 13 थे, तो भाई इसका मतलब एक नंबर इधर से भी आया उधर से भी आया। तो इसी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए इस 14 के टोटल में से इसको माइनस कर दो और आपके पास जो 58 आएगा ये आएगा आपका कौन सा 7th नंबर। 7th नंबर कितना है 58, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया तो इसी चीज को अब हम करेंगे एक बार ट्रिक से। अब ट्रिक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके हिसाब से करूंगा तो यार कैलकुलेशन तो ज्यादा हो रही है, मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। तो अब इसी चीज को हम करेंगे कि 13 जो परिणाम थे इनका औसत कितना दे रखा था हमें 65, जिसमें से पहले 7 का औसत कितना दे रखा है
62 और आखिरी के 7 को औसत दे रखा है 65। तो अब आपने कैसे करना है भाई, आपने इस वैल्यू से कंपेयर करना है जो ओरिजिनल है। अब कंपेयर कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ये जो 7 नंबर है पहले वाले, इनका एवरेज 62 हो गया। 62 होने का मतलब क्या होता है कि 65 से 3 कम हो गया, तो 3 कम हो गया एवरेज। ऐसा एक नंबर के साथ नहीं, ऐसा 7 नंबर के साथ हुआ, तो इनके पास 21 कम हो गया। इनके पास क्या हो गया, 21 कम हो गया। ठीक है, अरे ये 65 नहीं है, 67 है भाई, ये 67 है, ये बात ध्यान रखना। 62 और 67 थे। अच्छा, अब ये कंपेयर हो गया। इसको देखो, 65 से कोई चीज 67 होगी तो कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई। 2 बढ़ गया, लेकिन ऐसा एक नहीं 7 नंबर के साथ हुआ, तो इनका पास कितना हो गया, 14 इंक्रीज हो गया, 14 बढ़ गया। तो अब मैं ओवरऑल देखूं तो मेरे पास 21 माइनस के हैं, 14 प्लस के, तो माइनस के 7 मेरे पास जो है वो बच गए। माइनस के 7 के हैं हमारे पास ज्यादा है। तो बस आंसर आप अब कैसे लिखेंगे, जो भी एवरेज चल रहा था, क्या चल रहा था 65, इनको देखने से -7 आया तो इसको इसमें से माइनस कर दो और जो भी आएगा वही आपका आंसर आएगा। बस हो गया। तो मुझे बताओ, इसकी कैलकुलेशन और इसकी कैलकुलेशन, ये तो बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर है। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर देखो कितना फास्ट आ रहा है, बशर्ते कि इससे कंपेयर करना, देखो कितना कम हो गया कितना ज्यादा हो गया। 2 टाइप होती हैं, एक में नंबर कम बनते हैं टोटल में, एक में ज्यादा हो जाते हैं। जहां जैसे यहाँ पे 14 बन गए ना, एक इधर से एक इधर से, एक ज्यादा आया तो टोटल जो है वो बढ़ गया नीचे वाला। ठीक है, तो ये डिटेल भी लिखी है भाई, ट्रिक से मैंने बता दिया। अगर ये प्लस का 7 बचता तो इसमें प्लस कर देना, माइनस का बचे तो माइनस कर देना और आंसर कर देना। और इसी के साथ जो हमारा PRT 19 दिसंबर 2021 था वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपने पिछली क्लास जरूर देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की क्लास को भी देखना, हेल्प मिलेगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।